नमस्कार दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है हमारे और आपके चैनल शरानो स्मार्ट पिक्स में। और मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S10e। और चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में कि क्या आपको 2023 में 2019 में लॉन्च हुए मार्च 2019 में लॉन्च हुए S10e को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं। चलिए फिर जानते हैं इस वीडियो में। तो पहले बात कर लेते हैं इसके फिज़िकल ओवरव्यू की। तो आपको सामने की तरफ ऑब्वियसली 5.8 इंच का स्क्रीन मिल जाएगा जो गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोडक्ट है। पीछे की तरफ भी आपको ग्लास मिल जाएगा, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि गोरिल्ला ग्लास 5 है कि नहीं, बट पीछे की तरफ आपको ग्लास मिलता है। और ऑब्वियसली ड्यूल कैमरा आपको मैं आगे कैमरा सेक्शन में कवर करूँगा, ड्यूल कैमरास का सेटअप मिल जाता है। उसके अलावा आपको साइड में यहाँ पे साइड माउंटेड पावर बटन कम फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो ये बेसिकली आपका अनलॉकिंग लॉकिंग, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, साइड माउंटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब हम इसकी दूसरी तरफ आते हैं तो ऑब्वियसली आपको वॉल्यूम अप और डाउन करने के रॉकर्स मिल जाएंगे, वॉल्यूम बटन्स मिल जाएंगे। नीचे की तरफ बिक्सबी का बटन मिलता है। ये बिक्सबी सिंगल प्रेस करेंगे तो बिक्सबी ऑपरेट होता है, और अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो आप कोई भी ऐप को खोलने जैसे सेटिंग्स में सेटअप कर पाएंगे, ताकि जब आप इसको डबल प्रेस करें तो कोई भी ऐप आपका खुल जाए। और बात कर लेते हैं इसके नीचे की। तो नीचे की तरफ आपको ऑब्वियसली इसमें टाइप सी पोर्ट मिलता है। सबसे बढ़िया चीज़ 3.5mm जैक मिलती है, स्पीकर ग्रिल है, ऊपर की तरफ सेकेंडरी कैंसलेशन माइक मिलता है। टोटली इसका वेट जो है 150 ग्राम्स का है, तो मेरे ख्याल से वेट के हिसाब से भी काफ़ी हल्का है। ट्रूली वन हैंडेड कॉम्पैक्ट फ़ोन है, आराम से एक हाथ से आप उसे यूज़ कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा बात करें कि जो बैक साइड है इसका, जैसे मैं कह रहा था ग्लास था, बट इसमें फिंगरप्रिंट्स आसानी से लग जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिंगरप्रिंट मैग्नेट है इसका जो बैक है, हालांकि ग्लास है, इतना स्लिपरी फील नहीं होता, क्योंकि आराम से मैंने कहा आराम से हाथ में आप पकड़ सकते हो इसको। और जहाँ तक बात करते हैं सिम्स की, इसमें 2 वर्जन आते थे, एक एक्सिनोस वाला में जो इंडिया में मिलता था और 9820 वाला एक्सिनोस, और एक स्नैपड्रैगन 855 वाला। तो स्नैपड्रैगन वाला वर्जन आपको ले रहे हो तो ध्यान रखिएगा वो इंडिया में मिल जाता है। हालांकि आप ले रहे हो तो एक बात है कि उसमें सिंगल सिम आता है और 4G सपोर्ट करता है ये फ़ोन, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं। और अगर आप इंडियन वेरिएंट भी लेते हो 9820 वाला, तो उसमें ड्यूल नैनो सिम आते हैं, पर हाइब्रिड सिम स्लॉट आता है इसमें। आपको इसमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, पर SD कार्ड सपोर्ट करता है 512 GB तक। तो जो मेरे पास वर्जन है वो 6GB 128 का है। इसमें 6GB 8GB और रैम और 128 और 256 GB का रोम वाला वर्जन आता था। तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि जो इन हैंड फील्ड है काफ़ी प्रीमियम है। एक बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा फ़ोन है। जहाँ तक बात आती है इसकी इन हैंड फील्ड की, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है, क्योंकि ये 50-60 हज़ार का लॉन्च हुआ था, 60 हज़ार के ऊपर ही लॉन्च हुआ था ये वैसे। तो उसके हिसाब से अगर आप आज भी देखोगे 4 साल बाद, तो आपको काफ़ी हद तक प्रीमियम फ़ोन लगेगा। हेडफोन जैक है, तो वो एक अच्छी बात है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले की। तो दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो जैसा मैं कह रहा था, इसमें 5.8 इंच का आपको डायनेमिक एमोलेड 60 हर्ट्ज़ का फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल जाता है। एक और बात, ये HDR10+ सपोर्ट करता है। तो जहाँ तक डिस्प्ले की बात है, जैसे मैं कह रहा था 5.8 इंच है, तो काफ़ी छोटा डिस्प्ले है, बट काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और इसके व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। व्यूइंग एंगल्स के मामले में आपको मैंने इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखा है, क्योंकि ये फ़ोन में आपको एक बात बता दूँ, ये मैंने कोई टेस्टिंग के लिए 1-2 हफ्ते या 1 महीना यूज़ नहीं किया है। ये मेरा प्राइमरी डिवाइस रहा है पिछले 1.5 साल से, तो इसमें मैंने टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखा है। तो मैं आपको थोड़ा और इनसाइट्स दे सकता हूँ कि कैसा ये फ़ोन है, क्योंकि मैंने इसको अपने मेन फ़ोन की तरह लगभग 1-1.5 साल 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आगे बताता हूँ मैं इसके बारे में। और तो जहाँ तक बात करते हैं इसके डिस्प्ले की वापस, तो इसमें जैसे मैं कह रहा था कि जो है छोटा है, बट 438 ppi पिक्सल पर इंच की डेंसिटी है इसमें, तो काफ़ी क्रिस्प डिस्प्ले आपको मिल जाता है। डिस्प्ले के मामले में आपको किसी तरीके से कोई शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रिस्प डिस्प्ले है। ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं। ब्राइटनेस इसका जो HBM है, हाई ब्राइटनेस मोड है, उसमें ये 600 निट्स 603 निट्स तक जाता है। और अगर हम बात करें पीक ब्राइटनेस की, तो शायद 800 निट्स है। मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा कि 1200 निट्स, बट मुझे नहीं लगता 1200 निट्स है।
अगर आप बाहर धूप में जाते हैं तो इसका ब्राइटनेस ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा सबसे अभी फ़िलहाल जो मार्केट में सबसे मतलब बहुत बढ़िया डिस्प्ले है, बाहर आपको देखने में आसानी हो जाएगी, नहीं थोड़ा सा आपको थोड़ा स्ट्रेन करना पड़ेगा अपनी आँखों को। बाहर अगर आउटडोर में आप इस डिस्प्ले को देखते हो तो आप थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, बट आप बाहर आराम से कुछ काम करना है तो कर पाओगे, उसके हिसाब से ये ठीक है बाहर के आउटडोर यूसेज के लिए। और इसके अलावा इसके डिस्प्ले की मैं एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये 120 हर्ट्ज़ 90 हर्ट्ज़ नहीं है, 60 हर्ट्ज़ ही है। इसमें कोई फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है। 2019 में जब ये लॉन्च हुआ था तब फास्ट रिफ्रेश रेट का इतना चलन भी नहीं था, और वैसे इस मॉडल में उन लोगों ने दिया भी नहीं, तो आपको इसमें कोई तरीके का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके एक और चीज़ की, कि आपके सामने की तरफ इसमें जो डिस्प्ले है ना, आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। इस साइड में यहाँ देखिए, यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले है, तो इसमें कोई अलग से आपको मतलब सेंटर पंच होल है, साइड में पंच होल दिया है इन लोगों ने। थोड़ा मतलब कहूँगा डिसेंट साइज़ का पंच होल है, बहुत छोटा नहीं है, ठीक ठाक साइज़ का पंच होल का एक आपको कैमरा मिल जाता है इसमें, सेल्फी कैमरा के लिए ठीक ठाक साइज़ का दिया, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है। तो आपको कंटेंट आप जब देखते हो तो आपको इतना कुछ खलेगा नहीं, मतलब आराम से आप कुछ भी कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख पाओगे। कंटेंट देखने के लिए जहाँ तक बात अब कर ही रहे हैं, तो कंटेंट देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस कि, बट आज के टाइम में भी 4 साल बाद भी मैं कहूँगा एक वेरी गुड डिस्प्ले ज़रूर है ये। आपको किसी तरीके से आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगेगा, बट हाँ 60 हर्ट्ज़ ही है, और इसमें मतलब खास कुछ मैं ऐसा नहीं कुछ कह सकता कि बहुत ख़राब डिस्प्ले ये सब है। अभी जो आपको मिड रेंज में मिल रहा है उनके डिस्प्लेस इससे भी शायद बेहतर होंगे। हालांकि जब 2019 में लॉन्च हुआ तो बहुत अच्छा डिस्प्ले था, बट अभी भी मैं कहूँगा आज के हिसाब से भी ठीक ठाक अच्छा डिस्प्ले है। तो चलिए यहाँ बात हुई हम दोस्तों हमारी डिस्प्ले की, अब हम बात कर लेते हैं अगले सेक्शन में स्पीकर्स की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बेसिकली स्पीकर्स की। तो जहाँ तक बात आती है इसके स्पीकर्स की, जिस साइज़ का ये फ़ोन है उसके हिसाब से स्पीकर्स इसके काफ़ी अच्छी तरह मतलब बजते हैं, मस्त लाउड हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा यार ये ड्यूल स्पीकर के साथ आते हैं, स्टीरियो स्पीकर है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ आपको स्पीकर मिल जाता है। तो जब भी आप कुछ अगर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, गाने वाने कुछ सुन रहे हो, अगर स्पीकर्स के द्वारा सुन रहे हो, तो आपको कोई अगर वीडियो भी आप स्पीकर्स के द्वारा देख रहे हो तो आपको कभी कमी नहीं लगेगी आवाज़ की। इसकी आवाज़ ठीक अच्छे खासे लाउड है, जिस हिसाब का साइज़ का ये फ़ोन है उसके हिसाब से स्पीकर इसके काफ़ी लाउड है। मुझे कभी किसी पिछले 1.5-2 साल में कभी लगा नहीं कि इसका वॉल्यूम थोड़ा और ज़्यादा होता तो अच्छा होता। हाँ मैं ये कहता हूँ इट इज़ नॉट वन ऑफ द लाउडेस्ट स्पीकर्स, सबसे लाउड स्पीकर्स नहीं है मार्केट के, बट हाँ स्पीकर्स इसके काफ़ी डिसेंट अच्छे हैं। बात कर लेते हैं आप इसके ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आता है। इसका ब्लूटूथ आउटपुट अच्छा खासा है, इसमें कोई आपको शिकायत नहीं आने वाली, रेंज वेंज या कुछ भी हो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका ब्लूटूथ जो आउटपुट आता है, आप ब्लूटूथ हेडफोन्स या TWS नेक बैंड जो भी लगाते हैं उसके हिसाब से इसका आउटपुट काफ़ी डिसेंट है, अच्छा है, आपको कोई इसमें शिकायत नहीं होगी। ना हेडफोन जैक से आपको कोई शिकायत होने वाली है। हेडफोन जैक इसका नीचे है, मस्त, आप कुछ भी आप इसमें जो भी मतलब आपने हेडसेट वेडसेट लगाते हो तो अच्छा खासा साउंड आता है, कुछ स्पेशल नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब आप जो LDAC वेलडैक और वो सब है आपको मतलब बढ़िया कुछ हाई रेस क्वालिटी की कोई ऑडियो मिल जाएगी इसमें आपको डिसेंट आउटपुट मिलता है हेडफोन जैक के, हेडफोन 3.5mm जैक के पोर्ट के द्वारा आपको एक अच्छा सा डिसेंट सा आपको आउटपुट मिल जाएगा। नथिंग स्पेशल, बट आपको एक अच्छा सा डिसेंट सा आउटपुट ब्लूटूथ और हेडफोन जैक से मिल जाता है। तो जहाँ तक स्पीकर्स की बात है, इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ बहुत बढ़िया भी नहीं है और एज सच ऐसा कुछ इतना भी नुक्स निकालने जितना बुरा भी नहीं है। तो मैं कहूँगा स्पीकर एज अ होल अच्छे हैं। तो अब बात कर लेते हैं मीडिया कंजम्पशन की। मीडिया कंजम्पशन के लिए मतलब एक अच्छा डिवाइस है, ठीक डिवाइस है, मैं ये नहीं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस है, अच्छा खासा डिवाइस है। अगर आपको मीडिया कंज्यूम करना है, AMOLED की स्क्रीन मिल जाती है जो HDR10+ सपोर्ट करती है, एक अच्छे स्पीकर्स हैं। तो एज अ होल मैं कहूँगा मीडिया कंज्यूमशन के लिए एक ठीक ठाक डिवाइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मीडिया मैं इसमें कंज्यूम करता हूँ, मुझे कभी खास शिकायत नहीं आई। हाँ हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा अगर फास्ट रिफ्रेश रेट होता और थोड़ा सा और पंची अगर डिस्प्ले होता, क्योंकि जो नए डिस्प्लेस हैं वो इनसे ऑब्वियसली थोड़े बेहतर है, मैंने नोटिस किया है। बट जो मीडिया कंजम्पशन के लिए जैसा आपको मतलब ठीक ठाक आपको अगर आप नॉर्मल अगर मिड रेंज या उससे देख रहे हो तो उनके डिस्प्ले जो आपको आजकल आते हैं LCD डिस्प्लेज हो या आपके जो नॉर्मल AMOLED हो या आपको एक्चुअली और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले मिले, उसके हिसाब से तो इसका डिस्प्ले अच्छा ही है, डिसेंट ही है, आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। तो मीडिया कंजम्पशन के लिए एक ठीक ठाक फ़ोन बन जाता है इसके कारण।
तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में और बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो जो मेरे पास वेरिएंट है वो है Exynos 9820 वाला, जो 8 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन के ऊपर, मतलब प्रोसेसर 8 नैनोमीटर वाला था। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, मैं फ्रैंकली बताऊँ 1.5-2 साल से मैं ऐसा बंदा हूँ जो फ़ोन गेमिंग के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करता है। बहुत लाइट गेमिंग करता हूँ मैं। फिर भी मैं कहूँगा 4 साल का पुराना प्रोसेसर है, Exynos का प्रोसेसर है। गेमिंग इतनी बढ़िया नहीं होगी इसमें ठीक ठाक गेमिंग हो जाती है। मेरे कुछ दोस्त जिनको आदत है खेलने की, उन्होंने एक बार डाउनलोड करके देखा था और ट्राई भी किया, तो कह रहे थे कि ठीक ठाक गेमिंग होती है, इसमें कोई बढ़िया गेमिंग नहीं होती है। तो गेमिंग इसके ठीक ठाक है, बट डे टू डे लाइफ जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसा आप फ़ोन यूज़ करते हो कॉल्स करने के लिए, व्हाट्सअप करने के लिए, यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए, मीडिया कंज्यूम करने के लिए बेसिकली, तो उस सब मामलों में ये अच्छा है। मेरे को कोई बेसिकली मुझे इसमें कोई बहुत सीरियस वाला लैग या जिटर नहीं देखने को मिला। बीच में थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल जाता है, और उसमें एक बड़ा कारण कि ये इतना लैग फ्री और इतना बढ़िया चलता है, उसका एक कारण ये भी कि ये One UI ऑब्वियसली जो Android 12 One UI पे चल रहा है, मैं आगे और बताऊंगा सॉफ्टवेयर सेक्शन में, तो उसके ऑप्टिमाइजेशन के कारण भी अच्छा खासा चल जाता है। तो एज अ होल अगर आप डे टू डे नॉर्मल परफॉर्मेंस कर रहे हो तो ये फ़ोन आपको सुपर स्लो या बहुत ही बेकार नहीं लगने वाला है। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है इसका आज भी 2023 में, तो ठीक ठाक परफॉर्म कर जाता है। मैं वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट फ़ोन नहीं कहूँगा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस ये अभी भी दे देता है। तो इस परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। एक और बात जैसे मैं कह रहा था, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 256 और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है। 8 GB 6 GB का रैम जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसमें आपको UFS 2.1 का स्टोरेज मिलता है, तो उसके हिसाब से ठीक है। नॉट वन ऑफ द फास्टेस्ट, ऑब्वियसली 3.1 वो नहीं है, बट UFS 2.1 है जो ठीक ठाक स्पीड्स देता है आपको रीड एंड राइट की। तो उसके हिसाब से ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा एक्सेप्शनली अच्छी, बट ठीक ठाक इसकी मतलब परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस के मामले में मैं इसको एक मतलब अगर 10 में से अंक देने होंगे तो मैं इसको 8 दे सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली चीज़ की, कि हम बात करते हैं इसके कैमरास की। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कैमरास की। तो जहाँ तक कैमरास की बात आती है, सामने की तरफ आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, पीछे 12 मेगापिक्सल का वाइड और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। बट वेरी फ्रैंकली मैं बताता हूँ, मैं नंबर्स पे जाने के पहले एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ। जो सामने की तरफ है, आपको वीडियो शूटिंग करना है तो 4K at 30 फ्रेम पर सेकेंड्स मिल जाता है, FPS पे मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको 4K at 60 FPS, बट उसमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, ध्यान रखिए। उसके नीचे अगर आप जाओगे जो 1080, 240 और 3060, तो उस पे जा रहे हो तो आपको वहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। इस पर 8K रिकॉर्डिंग नहीं सपोर्ट करता है। तो मैं जहाँ तक कह रहा था कैमरास की बात, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, इधर नंबर्स की बात हो गई। वेरी ऑनेस्टली मैं बोलता है काफ़ी हद तक एवरेज कैमरा है। मुझे उसमें सेल्फी की बात कर लूँ या पीछे के कैमरा की बात कर लूँ, डिसेंट ठीक ठाक फोटोज़ खींच लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। स्पेशली लो लाइट में तो बहुत घटिया सा परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से। बिल्कुल लो लाइट में तो परफॉर्मेंस का बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब जस्ट एवरेज परफॉर्म करता है कैमराज। जो कैमराज हैं इसके लो लाइट में, स्पेशली नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में ठीक ठाक परफॉर्म कर जाते हैं। मैं आपके लिए एक सैम्पल डाल दूंगा, आप आराम से जज कर पाएंगे कि देख के फ़ोटोज़। सेल्फी कैमरा इसका इवन लाइट कंट्रोल ठीक से नहीं करता है। तो मैं जानता हूँ 4 साल पुराना कैमरा है, तो मैं उसके हिसाब से शायद उस वक्त अच्छे कैमरास होंगे, बट अभी फ़िलहाल 2023 में कैमरास को बिल्कुल मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। ना सामने से अच्छा कैमरा, ना पीछे से अच्छा कैमरा ये। तो एज अ होल ठीक ठाक मैं कहूँगा डिसेंट से कैमराज है, कुछ अराउंड एवरेज कैमराज हैं, कुछ एक्सीलेंट कैमराज तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपके लिए सैम्पल डाल दूँगा, आप प्लीज़ थोड़ा सैम्पल देख के आराम से आप खुद ही जज कर पाओगे कि आपको कैमराज इसके कैसे लगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे और अब बात करते हैं इसके बैटरी की। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, जो सबसे इसका वीकेस्ट पॉइंट है। 2023 में आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात, इसका वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट इसका बैटरी लाइफ है।
तो बात कर लेते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की, नंबर्स पे आ जाते हैं। पहले 3100 mAh का इसमें आपको लिथियम आयन का बैटरी मिल जाता है, 15 वाट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, 15 वाट का वायरलेस करता है और 4.5 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। जो अगर और कोई वायरलेस डिवाइस है आप इस पर रख दोगे तो वो 4.5 वाट के हिसाब से कैपेसिटी से इसको किसी भी चीज़ को चार्ज कर सकता है। अगर उसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है, इस पर आप रख दोगे पीछे की तरफ तो वो चार्जिंग कर देता है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि इसके बैटरी ना काफ़ी एवरेज है, काफ़ी हद तक एवरेज है। अगर मैं सुबह 10 बजे यूज़ करता हूँ, शुरू करना इसको चार्जर से निकालता हूँ, तो ये 4-4:30 बजे तक मैं बहुत लाइट वेट भी यूज़ करता हूँ ना, थोड़े कॉल्स कर लिए, थोड़ा सा यूट्यूब तो छोड़ो, यूट्यूब वीडियो भी देख भी लिया मैंने, 1-2 भी देख लिए, तो बहुत व्हाट्सएप चला लिया मैंने, कुछ मैसेजिंग कर ली, कुछ मेल्स चेक कर लिए। तो आपका ये जो अपना जो ये फ़ोन है, जो मेरा S10 ही है, ये लगभग 4:35 o'clock तक बिल्कुल 15% के आसपास आ जाता है। मतलब इसका जो आइडियल ड्रेन है, मतलब इसको आप बिल्कुल यूज़ भी नहीं कर रहे हो, उसको बगल में भी रखा है ना, तो अच्छा खासा गिरता है। हो सकता है कि एक्सिनोस के साथ ज़्यादा होता होगा, क्योंकि एक्सिनोस 8 नैनोमीटर वाला और जो स्नैपड्रैगन 855 जो अब्रॉड वाले वर्जन में आता है वो 7 नैनोमीटर का है, तो शायद उसका बैटरी शायद थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सिनोस से अगर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देखें तो स्नैपड्रैगन वाले का प्रोसेसर का बेहतर रहता है। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्सिनोस लगता है, मीडियाटेक लगता है। मुझे तो स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर ज़्यादा बेहतर लगता है। हाँ, उसके कुछ 8 सीरीज़ वालों में थोड़े बहुत हीटिंग के इश्यूज़ आए थे, बट मुझे एज अ होल मैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। खैर वापस आ जाते हैं इसके बैटरी के ऊपर। तो इसका बैटरी काफ़ी हद तक वीक है, वायरलेस चार्जिंग है, ये है वो है, ठीक है, वो सब ठीक है, बट इसको आपको आराम से दो बार एक दिन में चार्ज करना पड़ता है अगर आपको फुल डे यूज़ करना है। फुल डे फ़ोन तो किसी भी हालत में नहीं है। जिन दोस्तों को SOT के बारे में जानना है मैं बता दूं, लगभग 4 घंटे का SOT देता है, उससे ज़्यादा देता नहीं है। तो आप उसको एक्सपेक्ट भी मत करिएगा कि ये 4 घंटे के ऊपर आपको SOT दे देगा। बैटरी लाइफ इसका काफ़ी एवरेज है, मैं इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ बैटरी लाइफ के मामले में बिल्कुल, क्योंकि बैटरी लाइफ इसका इतना खास नहीं है। अगर आप इसको सेकेंडरी फ़ोन बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं फाइनल वर्डिक्ट में आपको बताऊंगा, बट एज अ प्राइमरी फ़ोन अगर आप यूज़ करना चाहते हो थोड़ा मुश्किल है। फिर आप पूछोगे आप 1.5-2 साल से कैसे यूज़ कर रहे हो। जब मैंने इसको इनिशियली खरीदा था, मैंने भी सेकंड्स में खरीदा था, 17-16 हज़ार में फुल किट ब्रांड न्यू कंडीशन में था, तब मैंने इसको खरीदा था। तो मुझे बैटरी लाइफ ठीक ठाक देता था, क्योंकि तब एंड्रॉयड 11 के साथ आ रहा था, तो फिर उस वक्त थोड़ा बैटरी लाइफ का फिर भी ठीक था। पर मैं ऐसा बंदा हूँ जो 2 फ़ोन लेके घूमता है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक सिम मैं इस फ़ोन में डालता हूँ, दूसरा सिम मैं एक दूसरे फ़ोन में डाल के मैं हमेशा रहता हूँ। तो उसके चक्कर में क्या, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो सारा मीडिया कंजम्पशन है मेनली मैं उस फ़ोन में करता हूँ। इस फ़ोन पे मैं जनरली अपने जो थोड़े बहुत मेजर काम हो गए, जैसे फ़ोन ये हुआ, तो मेरा प्राइमरी नंबर इस पे है, तो इसमें मैं हल्के फुल्के काम ही करता हूँ। जो बड़े बड़े काम जो मेरे ज़्यादातर बैटरी कंज्यूमिंग काम से मैं उस फ़ोन में कर लेता हूँ, दूसरे फ़ोन में। तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं 2 फ़ोन हमेशा अपने पास रखता हूँ। बट जो लोग एक ही फ़ोन रखने वाले हैं उनके लिए ये बैटरी लाइफ शायद काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगे। बैटरी लाइफ इसको मैं किसी भी एंगल में नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया है, काफ़ी एवरेज बैटरी लाइफ है। तो चलिए दोस्तों, बात होगी बैटरी लाइफ की, अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो बेसिकली एंड्रॉयड 9 के साथ आता था, पाई के साथ, अभी एंड्रॉयड 12 पे चल रहा है ये, और 12 के बाद इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आने वाला है। 13 तो आने का सवाल ही नहीं है। 13 का तो अभी 14 की बात चल रही है, अक्टूबर में तो 14 रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, तो आपको 13 तो इसमें मिलने वाला है नहीं। एंड्रॉयड 12 आखिरी था। तो और One UI 4.1 के ऊपर चलता है। देखिए, एज फीचर्स की जहाँ तक बात आती है, आपको सारे प्रीमियम डेक्स वैक्स, वो आपके जो भी लिंक टू विंडोज, जो भी इसमें आपको टॉप फीचर्स मिलते हैं ना, बेस्ट फीचर्स मिलते हैं एंड्रॉयड 12 के, जो मैं ऊपर जो One UI 4.1 एंड्रॉयड 12 के ऊपर जो चल रहा है, वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और लकीली ये काम भी अच्छी तरह कर जाते हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें कि ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है। ये मतलब एंड्रॉयड 12 के बाद इसमें कुछ आना ही नहीं है। अब हम बात करें एंड्रॉयड 13 और 14 की, और ये अभी भी अटका हुआ है एंड्रॉयड 12 में। तो अगर आप और 5-6 महीने रुक जाएंगे तो काफ़ी आउटडेटेड लग जाएगा आपको ये एंड्रॉयड वर्जन। तो ऑलरेडी ये 1 साल पीछे चल रहा है बाकी अपने कॉम्पिटिटर से, कि आप देखो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में। हालांकि मैं कहूँगा हाँ, सैमसंग रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहा था इसमें, मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था 11 के बाद, जिससे कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गया था, वो सैमसंग ने
ऑटोमेटिकली 15 दिन 20 दिन के बाद एक और अपडेट पुश किया, जहाँ उसके बाद मेरा रिजॉल्व हो गया। मुझे ऐसा इनके अपडेट से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा मदरबोर्ड ही डेड हो गया हो या मेरे को ग्रीन लाइन आए, वाइट लाइन आए, वैसे वाले अपडेट्स की इशू मेरे को सैमसंग के साथ नहीं आए। अगर आप में से किसी को कोई इशू आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में नीचे लिख के बताइएगा, मैं भी जानना चाहूँगा। तो आप भी मुझे बताइए कि आपको क्या अपडेट के बाद कभी कोई इश्यूज़ आए हैं फ़ोन में, जैसे पोको की या सैमसंग में के कुछ एमुलेट्स में ग्रीन लाइन आने की बात कर रहे हैं तो अपडेट्स के बाद, तो आपने भी कभी ऐसा कुछ फेस किया तो ज़रा कमेंट में बताइएगा। मैं भी थोड़ा जानने में इंटरेस्ट रखता हूँ कि मुझे कभी अपडेट के बाद किसी भी फ़ोन में, क्योंकि मैंने कभी पोको को यूज़ किया नहीं है तो मुझे कभी इश्यूज़ लगे नहीं हैं। आपने शायद कभी फेस किया तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरी बात क्या कह रहा था इसके सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये 4G फ़ोन है। तो 4G फ़ोन होने के कारण क्या है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है 4G होने में, बट 5G नहीं है, ये बात आप क्लैरिटी रखिए। और जहाँ तक नेटवर्क रिसेप्शन की बात आती है, देखिए ये नेटवर्क इसका ठीक ठाक है, मतलब जिस हिसाब से मुझे कॉल ड्रॉप्स, ये नेटवर्क ना मिलना, वैसे इश्यूज़ तो नहीं आए, इसका नेटवर्क ठीक है। बट समहाउ मुझे 4G का जो डेटा का स्पीड है ना, वो इसमें काफ़ी हद तक कम लगा। मैंने 4G के और भी फ़ोन देखे हैं जो इससे काफ़ी और बेटर परफॉर्म करते हैं स्पीड्स के मामले में। तो 4G डेटा स्पीड के मामले में कहूँगा काफ़ी एवरेज है। इसका मोडम जो इसके प्रोसेसर के साथ आता है, स्नैपड्रैगन वाला मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मुझे पता नहीं, क्योंकि स्नैपड्रैगन वाला बहुत मुश्किल से मिलता है इंडिया में, तो मुझे उसका तो पता नहीं कि उसके 4G स्पीड्स कैसे होंगे। इसके तो काफ़ी एवरेज लगे मेरे को। तो अगर आप 4G फ़ोन भी, अगर आपको सेकेंडरी फ़ोन रखना है तो इस बात का ध्यान रखिए। कॉल ड्रॉप और कॉल नेटवर्क रिसेप्शन मेरे को इतना ख़राब नहीं लगा, बट 4G के स्पीड्स मेरे को इसमें थोड़े कम लगे, वो बात ज़रूर है। इसमें जियो भी सपोर्ट कर देता है, हर मतलब इंडिया का ही फ़ोन है तो एयरटेल जियो जो भी है आपका, जो भी 4G वोल्टी सब सपोर्ट कर देता है, उसमें कोई आपको इसमें कोई भी आपको शिकायत नहीं आने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आखिरी सेक्शन में, और हम बात करते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की। तो दोस्तों बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। तो मैं कहूँगा 2023 में मेरे हिसाब से आपको इस फ़ोन को कंसिडर नहीं करना चाहिए। मेरा फेवरेट फ़ोन है, मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी मैं कहूँगा कि 2023 में आप अपने पैसे इधर मत लगाइए, क्योंकि ना इसमें 5G है, ना ये फ्यूचर प्रूफ है। एंड्रॉयड 12 के बाद कोई अपडेट आने वाला है नहीं इसमें, और इसके बाद इसकी बैटरी काफ़ी एवरेज है और कैमरास भी ठीक ठाक हैं, इतने बढ़िया कैमरास नहीं है। अगर आप प्राइमरी फ़ोन भी की तरह यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल इसके बारे में सोचिएगा मत। आपको ये एक दिन आराम से निकाल के देने की तो बात ही नहीं कहीं बनती है। आपको आराम से एक दिन तो बिल्कुल निकाल ही नहीं पाएगा ये, आपको 2 बार चार्जिंग करना पड़ेगा। तो हर 3-4 घंटे या 5 घंटे के बाद आपको टेंशन होना शुरू हो जाएगा कि भाई इसको, क्योंकि मैं एक पावर बैंक कैरी करता हूँ तो मुझे कभी कभार इसको दूसरी बार घर आने के पहले ऑफिस में चार्ज करना पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि ये आपको 2023 में इसको ख़रीदना चाहिए। एक और कारण भी बताता हूँ मैं आपको इसका, कि अगर आप मान लो इसको सेकेंडरी फ़ोन, मुझे एक छोटा सा एक और फ़ोन चाहिए, आपको लग रहा है, तो भाई बात ऐसी आती है कि आपको इसका जो प्राइसिंग है मैं बताता हूँ। सेकेंड हैंड मार्केट में देखो 14,000, 15,000, 13,000 का अभी भी मैं देखता हूँ, वो उतने प्राइस पे खरीदना वर्थ नहीं है। 8 से 11 के बीच में, 11 के ऊपर मत देना। बहुत बढ़िया फुल किट विट के कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में, नीट कंडीशन में है, तो आप 11 तक दे सकते हो। 7, 8, 9 इसके बीच में घूमते रहता है प्राइस, मेरे ख्याल से रीजनेबल प्राइस। अगर 8, 9 के बीच में मिल गया आपको, बहुत बढ़िया प्राइस में मिल जाएगा। बट दिक्कत ये है कि अगर 8,999 लगाओगे तो लावा ब्लेज आपको 2 ही मिल जाएगा, जो आपको एक 5G फ़ोन है, 6.5 इंच का स्क्रीन है उसमें, अच्छा खासा स्क्रीन है उसका, तो वही आप सेकेंडरी फ़ोन रख सकते हो। आप 9,000 में ब्रांड न्यू फ़ोन मिल रहा है, सेकंड हैंड में 8,000, 11, 9,000 में खरीदोगे, इसका फ़ायदा कुछ है ही नहीं ना। व्हाट इज़ द यूज़, इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है आपका, क्योंकि 4G फ़ोन मिल रहा है, बैटरी एवरेज मिल रही है आपको, उसमें कुछ एंड्रॉयड 12 के ऊपर अपडेट ही नहीं आए इसमें अभी तक। तो आप इसको मतलब खरीद के सेकेंडरी फ़ोन या प्राइमरी फ़ोन रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है उस प्राइस पे, मेरे हिसाब से 8 से 11 के बीच में। हाँ, अगर आप बहुत मतलब एक छोटा सा फ़ोन चाहिए मुझे, एक 5.8 इंच कम्पैक्ट, मेरे को प्रीमियम लगने वाला फ़ोन टाइप में चाहिए, जिसका काफ़ी अच्छा खासा डिस्प्ले हो और अच्छे खासे स्पीकर्स हो, तो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो फिर आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा इसको 2023 में खरीदने के लिए, क्योंकि आप 8-9 हज़ार अभी लगाओगे, मैं वेरी फ्रैंकली बता रहा हूँ, और 5-6 महीने रुकोगे तो इसका प्राइस 3-4 हज़ार पे चले जाएगा, जैसे 4-5 हज़ार पे आ जाएगा। तो मैं इसको 100% रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट आपके ऊपर है। मुझे तो ये रेकमेंड करने लायक नहीं लगता है 2023 में। आपके पैसे बच जाएंगे मेरे हिसाब से, अगर आप इस पर पैसे नहीं लगाते हो तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस फ़ोन के ऊपर, सैमसंग S10e के ऊपर, माफ़ करिए, 2023 में आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं।
तो ये था मेरे इसके ऊपर ओपिनियंस। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने वीडियो इतनी दूर तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सकता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो इसके ऊपर, S10e के ऊपर। तो अब जल्द हम आ रहे हैं 6A के साथ। पिक्सल 6 से मैं अरेंज कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उसके ऊपर जल्द आपको लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि 6A आपको 2023 में कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली जबकि मोटो H40 और आपकी Realme 11 Pro Plus और आपका F54 ये सब लॉन्च हुए हैं। उसके बाद क्या 6A सही में, और 7A भी आया है, हालांकि वो थोड़ा कॉस्टली है, बट 6A क्या सही में आपको खरीदना चाहिए। सही में क्या उसके कैमराज इतने बढ़िया हैं कि आप वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स बिलो 30,000 कहने के लायक है कि नहीं वो फ़ोन, सब जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगा आपके लिए जल्द। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या नहीं पसंद आया, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय, शब्बा खैर।